नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनहित में काम कर रहे हैं, चाहे किसान हों या खिलाड़ी हों, गरीब हों या फिर समाज का कोई भी वर्ग। हर वर्ग के हित में लगातार सीएम बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि प्रदेश का हर नागरिक खुशहाल हो सके। अपने सोनीपत दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। एक रिपोर्ट आप देखिए। सोनीपत में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की। इस दौरान गरीब परिवारों के बिजली बिल को लेकर नियमों में बदलाव किया गया, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बीपीएल श्रेणी के लिए बिजली बिल की शर्त को खत्म कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत दौरे के दौरान इस बात की घोषणा की। हमने परिवार पहचान पत्र में इनकम के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी कि जिसका बिजली का बिल 12,000 रुपए, पहले 9,000 था, फिर 12 कर दिया था, 12,000 से ऊपर होगा उसको 180 के स्लैब में, उससे ऊपर के स्लैब में मानेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बिजली का बिल किन्हीं कारणों से पिछला नहीं भरा था इसलिए ज्यादा आ गया, मैं तो अपने घर में और बैटरी जो है उसको चार्ज करता हूं इसलिए आ गया, मेरे घर में तो प्रेस का काम करता हूं इसलिए आ गया। तो हमने जितने भी 12,000 से ऊपर के लोग थे उनका सबके सर्वे करा लिया है। एक्चुअल सर्वे के आधार पर ही उसको बीपीएल माना जाएगा। बिजली के बिल की कंडीशन ये हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। इस मौके पर गरीब और बीपीएल परिवारों को सीएम मनोहर लाल ने एक और सौगात दी है। सीएम ने कहा कि 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को राशन के साथ साथ अब तेल भी मिला करेगा। राशन तो केंद्र सरकार की ओर से भी मिलता है, प्रदेश की ओर से भी देते हैं, लेकिन साथ में कभी दाल कभी तेल ये चीजें प्रदेश की ओर से दिया करते थे। राशन कार्डों की संख्या 120 के बाद 180 हो गई, उनको बीपीएल मान लिया, लेकिन तेल उन्हीं को मिलता था 2 लीटर जिनका इनकम पुराने समय के हिसाब से जो 1 लाख या 1,20,000 था उन्हीं को मिलता था। 120 से 180 वालों को वो नहीं मिलता था। इस अगले महीने से अब ये तेल भी 180 तक के जितने कार्ड उन सबको मिला करेगा और उसके अंदर भी एक घोषणा ये आज हमने करनी थी की है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी बड़ी सौगात दी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को बीमा योजना का लाभ देते हुए बीमा राशि को 10 लाख रुपए तक कर दिया है। बता दें कि पहले पत्रकारों को इस योजना के तहत केवल 5 लाख रुपए तक का ही लाभ मिल रहा था। पत्रकारों की व्यवस्था ये भी हमने काफी की है। आज ये घोषणा की है पत्रकार बंधु, इनको बता देता हूं कि अभी हम 5 लाख रुपए तक जो बीमा होता था जीवन बीमा पत्रकारों का, उसका प्रीमियम सरकार देती थी, बाकी पत्रकारों को उसका अंश देना पड़ता था। आज से हमने तय किया है कि पत्रकारों को भी 5 लाख के बजाय अब 10 लाख का प्रीमियम वो सरकार भरेगी, वो पत्रकारों को नहीं भरना होगा। तो वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी जहां भी जाते हैं कोई कसर नहीं छोड़ते। और साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी मचाने वाले हरियाणा के सोनीपत जिले के पहलवान अंकित बयानपुरिया के साथ पीएम मोदी की वीडियो बनाने को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के खिलाड़ी हर जगह जहां पार्टिसिपेट करते हैं छा जाते हैं, चाहे उनकी संख्या के पार्टिसिपेट के नाते से हो, चाहे मेडल्स के नाते हो, तो भी हमारे खिलाड़ी कसर नहीं छोड़ते। देश के 1/3 मेडल तो हमारे खिलाड़ी लेते। सर सोनीपत का एक लड़का अंकित, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है स्वच्छता अभियान में, उसको शव के साथ जो है सफाई की है और वो वीडियो भी काफी वायरल किया है, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है।
हरियाणा के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अन्य सब जगह पर बहुत जगह का उल्लेख किया। पिछले दिनों में भिवानी का गांव था दुलेड़ी, वहाँ की टीम ने जो स्वच्छता अभियान चलाया पूरे हरियाणा में, उसको हमने दुलेड़ी मॉडल नाम से प्रचारित किया है। उनके बच्चों को भी प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया था, अपने पास बुला करके फोटो भी कराई थी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हरियाणा के मिलते हैं जो प्रधानमंत्री को पसंद आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर नागरिक का ख्याल रखते हैं और सभी वर्गों के हित के लिए योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश का हर वर्ग सीएम मनोहर लाल के कामों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में योग एवं आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान उन्होंने आयुष विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और साथ ही प्रदेश में हेल्थ सेक्टर को विकसित करने के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार ने हेल्थ सेक्टर को विकसित करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि अब हर जिले में योग कोच रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा योग एवं आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में की। सीएम ने ऐलान किया कि योग सहायक योग कोऑर्डिनेटर के साथ साथ हर जिले में योग कोच भी रखे जाएंगे। कल्पना खड़ी हुई कि गांव-गांव में योग व्यायामशालाएं ये शुरू की जाए, गांव-गांव में खड़ी की जाए। 6500 गांव हैं, पंचायतें 6200 हैं। इतने सब स्थानों पर अगर योग व्यायामशालाएं बनानी है, डॉक्टर साकेत जी कह रहे थे कि बजट बहुत लगेगा, साथ में चिंता, उन्होंने कहा कि चिंता नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे ढंग से सोचता हूं कि अगर 6500 गांव में योग व्यायामशालाएं बन गई और लोगों ने स्वस्थ रहना शुरू कर दिया, बीमार होना बंद कर दिया, तो बजट बहुत बच जाएगा। आज कितना बजट हमारे चिकित्सा और मेडिकल एजुकेशन पर लगता है, कुल किसी को आंकड़ा पता हो तो बताओ। अभी पिछले एक साल में आयुष्मान भारत का जो पैसा बिल हमने दिया है, लगभग 800 करोड़ रुपया तो आयुष्मान भारत का जा चुका है। अस्पताल चलाने के जो खर्चे हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, दवाइयां वो अलग हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज अलग खुल रहे हैं। एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने में 1000-1200 करोड़ रुपया खर्च होता है और हर मेडिकल कॉलेज को चलाने में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। मेरा अनुमान है लगभग 8-10 हजार करोड़ रुपया हम जरूर चिकित्सा पर और हमारी जो मेडिकल एजुकेशन उस पर लगाते होंगे। तो अगर 10,000 करोड़ में से आधा बचा लें तो ये तो 2600 करोड़ की बात है, 1/4 लगेगा, बाकी सब बचेगा। तो मेरा इतना ही कहना भाइयों बहनों, हमने प्रारंभ के जो चरण है योग के, जैसा आज बताया गया होगा, कभी अष्टांग है योग के, तो इसमें से 4 भाग ऐसे हैं जिनको हम सांघिक रूप से सबको प्रचार करके एक जगह पर ला करके करा सकते हैं। बाकी 4 भाग ऐसे हैं कि जो ऐसा कहा जाता है व्यक्तिगत जीवन के हैं, यानी यम, नियम, प्राणायाम, आसन। ये 4 ऐसे हैं जो सांघिक तौर पर इकट्ठे ला करके कराए जा सकते हैं। और यह आदि प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये व्यक्तिगत जीवन में, ये शायद सांघिक आप किसी को समाधि या सांघिक आप किसी को प्राणायाम तो हो सकता है, लेकिन ध्यान धारणा ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का विषय, वो अपने अकेले में एकांत में ही कर सकता है, मन को साधना पड़ता है। तो इस प्रकार से 4 जो हिस्से हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले यदि आप आसन से शुरू करें, प्राणायाम से शुरू करें, तो इसके लिए योग व्यायामशालाएं जो बनाई गई हैं, लगभग इस समय तक जो आंकड़ा मेरे पास है 800 कुछ बन के तैयार हो गई हैं। कितनी? 800
व्यायामशालाएं कितनी बनी अभी? 880 व्यायामशालाएं ऐसी बन चुकी हैं। अब इन 882 मेरे पास आंकड़ा आया है। हमने इनका पहले 1000 की घोषणा की थी कि 1000 बनाएंगे और अगले चरण में 1000 और बनाएंगे। 2000 का तो पाइपलाइन में है। हमारा जो रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास विभाग है, एसीएस अपने मलिक जी बैठे हैं, तो इन्होंने वो जिम्मेवारी ली है कि हम इनको एक एक गांव में बना करके आगे बढ़ाएंगे और हर एक में एक योग सहायक ये लगाएंगे। 882 योग सहायक हैं। अभी व्यायामशालाएं 714 और 513 जो हैं अभी निर्माणाधीन हैं। ऐसे कुल मिला के 1227 हैं। तो इन सबको जो बनती जाएंगी, इसको हमारा जो आयुष विभाग है उसको टेक ओवर करता जाएगा। उन सबको टेक ओवर करेंगे और टेक ओवर करने के बाद मुख्य जिम्मेवारी उसके बाद योग सहायक की ही रहेगी। योग सहायक देखेगा कि मेरी ये योग व्यायामशाला ये ठीक है कि नहीं है, इसकी कहीं दीवार तो नहीं गिर गई है, इसका शेड में कहीं पानी तो नहीं आता है, इसका फर्श तो नहीं टूट गया है, इसमें जो कुछ छोटे मोटे निर्माण की बात है वो चिंता योग सहायक को ही करनी है। व्यायाम यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तो अपना बना करके दे दी आपको। अब आप मालिक हैं। जब आप मालिक हैं तो अभी तक शायद आपकी चिंता ये नहीं होगी, लेकिन मैं आज आपकी जिम्मेदारी लगाता हूं कि हर एक को जो हमारा योग सहायक है, इसको अगर जिनको योगशालाएं संभाल दी गई हैं उसको डेडिकेट कर दी गई हैं, ठीक है। अगर नहीं कर दी गई हैं तो अलग से मान लो किसी हमारे हॉस्पिटल में बैठे हैं या कहीं और हैं, हर एक योग सहायक को 882 को 882 योगशालाएं, योग व्यायामशालाएं एक एक करके हैंड ओवर करो ताकि उसका मालिक बन के बैठे। और उसको फिर हर महीने वो एक रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट तैयार करने में कि उसकी क्या स्थिति है, कहीं कोई कमी है तो वो लिखे और सब मिलकर के जो हमने जिलों में अभी कोऑर्डिनेटर जिनकी घोषणा की है 22 कोऑर्डिनेटर की, उनको सुपुर्द करें एक निश्चित तिथि में। और इन कोऑर्डिनेटर के साथ अगले चरण में 22 के 22 जिलों में योग कोच भी लगाने वाले हैं। योग सिखाने के लिए योग कोच भी हमारे ऊपर रहेगा। उसका लेवल हमसे ऊपर होगा। कोई भी नई चीज है वो हमको बताएगा, कोई हमें शंका वो हमको सिखाएगा, बताएगा। और हर महीने की 21 तारीख को, क्योंकि जून 21 वर्ष का एक दिन है, लेकिन 21 तारीख को हर महीने आएगी। हर महीने की 21 तारीख को जिले के सभी योग सहायक जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनको अपने स्थान पर बुलाएंगे। उसी दिन वो रिपोर्ट उनको संभालेंगे, देंगे, ताकि जिले की जितनी भी योगशालाएं हैं उनकी रिपोर्ट एक स्थान पर आ जाए। और जब योग कोच आ जाएंगे तो योग कोच उनकी और भी कोई ट्रेनिंग करानी है उस दिन। प्रतिदिन तो हम ट्रेनिंग कराएंगे जो हमारे पास योग साधक आए हैं उनकी, लेकिन हमारी सबकी ट्रेनिंग भी योग कोच है वो कराएगा। कोई नई बात सिखानी है, कोई नया विधि विधान है, कोई नया प्रोटोकॉल आ गया है, हमारी कोई कठिनाई है, क्योंकि सीखने सिखाने वालों का जो संबंध आता है बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। एक बार एक ड्रिल का जो शिक्षक था वो अपने सामने विद्यार्थियों को, विद्यार्थी क्या समाज के नागरिक जो थे उनको ड्रिल सिखा रहा था। और उस ड्रिल में उसने सिखाना था ये कदम ताल। कदम ताल होती है ना, बायां दायां बायां दायां। अब वो कदम ताल सिखा रहा था। एक नागरिक ऐसा था वो कितना ही कोशिश करने के बाद सीख नहीं पाया। बड़ा परेशान सिखाने वाला शिक्षक भी, वो कहते क्या करूं मैं इसका, सीख ही नहीं पाता। तो हमारे वो जो शिक्षक थे उनके ऊपर जो उनका कोच था उन शिक्षक का, वो एक दिन भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि भी क्या बात है, वो जो एक नागरिक है वो सीख नहीं पा रहा है। उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही थी कि साहब बहुत कोशिश की है लेकिन इसके दिमाग में नहीं आता कब दायां पैर रखना कब बायां पैर रखना, ये उलट पुलट करता रहता है। अच्छा हट जाओ साइड में। उसको बुलाया, इधर आओ भाई। बुला लिया।
कि तुम भूल क्यों जाते हो कि मुझे याद ही नहीं रहता कि दायां पैर कब रखूं और बायां पैर कब रखूं। मेरा तो दिमाग उसमें करता रहता है, ये दायां बायां 1 2 करते रहता है। क्लच है क्या करते हो? क्लच में ड्राइवर हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर तो 1 मिनट में सीखोगे। अगर मैं कहूं क्लच तो अपना बायां पैर उठा देना, और मैं कहूं ब्रेक तो दायां पैर उठा देना। हो जाओ सामने, क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक सीख गया। तो साइकोलॉजी है, मानस पढ़ना पड़ता है, किसको कैसे सिखाया जाए। सिखाना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए भी दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। इसलिए आप खुद सीखो, उनको सिखाओ, आपकी कमी रह जाए तो आपका कोच सिखाए, और लगातार ये चीज नीचे तक चलती रहे। अभी तक हरियाणा में हम इसको इस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, यानी स्ट्रक्चर्ड वे में जिसको कहना चाहिए, संस्थागत रूप में हम लेके नहीं आए थे। अब इसको संस्थागत रूप में लेके आए हैं, और संस्थागत रूप में लाने के बाद इस काम को तेजी से आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस शिविर के पहले भी 3 सत्र हो चुके हैं। इस मौके पर समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भी बेहद जरूरी है, और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। मुझे जानकारी दी गई है कि इससे पहले 3 सत्र और हो चुके हैं भोजन से पहले, और तीनों सत्रों में आपको बहुत ही सारगर्भ तरीके से जो भी इस विषय के ज्ञाता हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से योग क्या है, योग के क्या क्या महत्व हैं, योग कितना प्राचीन पद्धति है हमारे समाज के अंदर, और कैसे आज इस योग को इस स्थान पर लेकर के आए हैं, योग का चिकित्सा पद्धति में कितना उपयोग है, और हमको आगे कैसे बढ़ना है। मुझे लगता है बातें सारी जो करनी चाहिए थी उन 3 सत्रों में हुई होंगी। फिर भी चूंकि हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, समापन सत्र में आपको आना है, मुझे आना अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्लोज टू द हार्ट, क्लोज टू द हार्ट। वैसे इसकी भूमिका में तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लूं, बाबा रामदेव जी का नाम लूं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने योग विषय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई, और बाबा रामदेव जी ने अभी तक योग को संत सन्यासियों के आश्रमों में, पहाड़ों में, या बहुत ही साधक जो थे योग के अपने अपने हिसाब से करते थे, अच्छी पद्धति होने के बाद भी मैदान में नहीं आए थे। बाबा रामदेव जी ने मैदान में लाके खड़ी कर दी, घर घर के अंदर योग पहुंचाया। इतना सब होने के बाद भी लगता है कि इसकी और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ाने की आवश्यकता के पीछे का भाव मेरा यह है कि मनुष्य जन्म से ही, आदिकाल से ही सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, आनंद के लिए सब कुछ करता है। आनंद कई प्रकार के हैं, तन का आनंद, मन का आनंद, धन का आनंद, भौतिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, हर प्रकार का आनंद उसको चाहिए। और सब प्रकार का आनंद जब मिलता है, आदमी कहता परमानंद, परमानंद मिल गया। अब इसमें से एक हिस्सा ऐसा है जिसके साथ हम सीधे जुड़े हुए हैं। वैसे तो कई प्रकार के आनंद हमारे इस विषय में से निकलते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए अगर विचार करें तो जो तन का आनंद है, शरीर का आनंद है, स्वास्थ्य का आनंद है, वो अपने इस योग में से निकलता है।
हमारा शरीर लगातार अपनी क्रिया करते हुए लंबा जीवन जीने का अवसर सब लोगों को, जितनों को भी मिलता है, बहुत लंबा जीवन मिलता है। 100 साल, 120 साल तक भी लोग। आज भी हरियाणा में लगभग 500-600 लोग ऐसे हैं जो 108 साल, 109 साल, 110 साल इस आयु के भी हैं। उतनी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए उन्होंने बचपन से ही जरूर ध्यान रखा होगा, तब यहां तक पहुंचे हैं। 2 हिस्से अगर इसमें करें, एक है कि हम स्वस्थ रहते हैं और एक है कि स्वस्थ बनते हैं। लाइन बहुत, मतलब शब्द एक छोटा ही है लेकिन बहुत बारीक लाइन है। स्वस्थ रहना और स्वस्थ बनना। स्वस्थ रहना तो प्रारंभ से ही हम जब तक स्वस्थ हैं, लेकिन जिस दिन अस्वस्थ हो जाएं उसके बाद फिर स्वस्थ बनने की ओर चल पड़ते हैं कि अब अस्वस्थ हो गए, स्वस्थ बनो। स्वस्थ रहने में एक अलग विद्या काम आती है, स्वस्थ बनने में एक अलग विद्या काम आती है। जब तक बीमार नहीं होते हम स्वस्थ रहते हैं, बीमार होने के बाद स्वस्थ बनने के लिए हमको उस बीमारी का इलाज कराना पड़ता है। हमारी प्राकृतिक जो विधा है, जो हमारा संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमेशा ये ध्यान रखा गया पहले। आज तो अंग्रेजी कल्चर के अंदर बढ़ते बढ़ते हम यहां तक आ गए कि अधिकांश लोग बीमार होने के बाद स्वस्थ बनने की तरफ दौड़ पड़े हैं, लेकिन पहले स्वस्थ रहने के लिए सारा जोर लगाया जाता था। केवल हमारे यहां नहीं, कुछ और प्राचीन संस्कृति के ऐसे ऐसे पुराने देश हैं जहां इस बात का आज भी उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं लगभग 150-200 साल पहले की चीन की एक घटना के एक वहां की प्रथा बताता हूं। उस समय वहां डॉक्टर्स को, जैसे आज सरकार डॉक्टर्स को एंगेज करती है अस्पतालों में, उस समय वैद्य होते थे तो वैद्य को और सरकार एंगेज करती थी। एक मोहल्ला, गांव या शहर का कोई एक मोहल्ला, ये उनके सुपुर्द किया जाता था और एक उनकी आमदन तय की जाती थी कि इतनी आय आपको होगी, यानी जैसे आज सैलरी हम कहते हैं। और उस सैलरी का मापदंड क्या होता था कि इस मोहल्ले में जितने लोग बीमार होंगे उतनी सैलरी आपकी कम होती जाएगी। अर्थात उस वैद्य का काम क्या था कि किसी को बीमार न होने देना। बीमार न होने देना मतलब उसकी अपनी विधा उसकी थी, वही जड़ी बूटियां, वही आयुर्वेद। आयुर्वेद केवल हमारे भारत में ऐसा नहीं है, दुनिया में ही आयुर्वेद था। तो उसके आधार के ऊपर खाना पीना क्या है, आयुर्वेद के माध्यम से उसको स्वस्थ कैसे रखना, लंबी आयु कैसे रखनी है, बीमार ना हो, हर एक की चिंता जाके घर घर में, भाई बीमारी मत आने देना। इस प्रकार की पद्धति चलती थी। हमारे यहां भी आयुर्वेद यही था। उसी के साथ योग जुड़ा हुआ है। हमारी शारीरिक हलचल, योग है, व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ये सब चीजें शरीर को बीमार न होने दें, हमारा मुख्य काम ये है। अगर एक बार बीमार हो गया, इसका मतलब ये कि ये जो क्लास है इसमें काम में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई। तो इन बातों को करते हुए हमें इस योग की विधा को आगे बढ़ाने के लिए चलना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे। इसके लिए राहगिरी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर योगशालाएं भी खोली गई हैं और अब हर जिले में एक योग कोच की नियुक्ति का ऐलान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए तो उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और ऐसे में अगर कोई गरीब परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाएं, तो उनके लिए आयुष्मान योजना के साथ साथ हरियाणा की मनोहर सरकार ने चिरायु योजना भी चलाई है, ताकि गरीब परिवारों की मदद की जा सके। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।